इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या चीज हितकारी होगी, क्या बिहार के लिए अच्छा होगा, उसी पर काम करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं और उसी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। आपने पिछले चुनाव रिजल्ट के बाद देखा होगा, नीतीश जी ने खुद कहा था फडणवीस जी से जब वहां के प्रभारी थे कि हमारी सीटें कम आई हैं, आप इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन नहीं, बीजेपी ने फिर भी नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री। ठीक है, एक और बड़ी खबर आपको फिलहाल बता देते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत दिखाई दे रहा है और तस्वीरें भी साफ होने से लगी हुई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। अब्दुल, क्या कुछ फिलहाल अब तक की स्थिति नजर आ रही है? किस खेमे में खुशी का माहौल है, किस खेमे में फिलहाल अभी शांति बनी हुई है? अब्दुल, कोशिश करेंगे जो वीडियो इस समय कार्यकर्ताओं की नजर आ रही है, और इन कार्यकर्ताओं की वीडियो को देखकर सत्येंद्र त्यागी साहब, आप तो खुश होंगे। क्या मिठाइयां तैयार हो गई हैं, लड्डू? सत्येंद्र जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूं, अब जो रुझान आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत और कार्यकर्ताओं में उत्साह, उसको लेकर तो आप भी उत्साहित होंगे। लड्डू वगैरह तैयार होंगे, मिठाइयां वगैरह तो आपके पास भी? बिल्कुल 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 मेरे भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बिहार में, पूरे भारत देश में ये एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि एक तरफ वो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, जो लोग हमेशा हमेशा जब भी मुंह खोलेंगे तो सनातन के खिलाफ बोलेंगे। एक तरफ वो लोग हैं जो जब भी बातें करेंगे तो देश हित की बात करेंगे, राष्ट्र हित की बात करेंगे, मतलब हमेशा जब बात करेंगे तो आतंकवादियों के खिलाफ बोलेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। एक तरफ वो पार्टी है और एक तरफ वो पार्टी है जो जब भी बात करेगी, जब भी मतलब विपक्षी लोग होंगे, उन्हें न विकास से मतलब है, न ही कभी भी कहीं पर भी मतलब कि किस तरीके से देश का विकास होना। जब बोलना है तो मोदी जी के खिलाफ बोलना है, बोलना है आरएसएस के खिलाफ बोलना है, बोलना है सनातन के खिलाफ बोलना है। उनको यही नहीं पता है कि क्या देश हित में है, क्या देश के अहित में है, क्या आतंकवादियों के साथ खड़ा होना देश के लिए फायदेमंद है, या आतंकवादियों को खदेड़ देना। हमारे देश के खिलाफ जब कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलता है तो हमारे देश के लोग उनके साथ लगते हैं, टर्किशों के साथ खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तानियों के साथ खड़े हो जाते हैं। अपडेट एक बार वो बता दीजिए। जैसी भाषा वो बोलते हैं, ठीक है, हमारे देश के विपक्ष अब्दुल सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, बोलिए। हाँ, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रही है, एक बार वो बता दीजिए, फिर हमारे दर्शकों तक वो। नहीं, जाहिर है, देखिए ताजा अपडेट में अभी अगर हम देखें तो तेज प्रताप यादव वो भी पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी भी तकरीबन 1273 वोट से पीछे चल रहे हैं, केसारी पीछे चल रहे हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए रघुनाथपुर से जेडीयू के विकास सिंह अभी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरों में तो अभी से जश्न वाली तस्वीरें सामने आने से लगी हुई हैं। क्या कुछ कहती हैं तस्वीरें अब्दुल? अब्दुल सुन पा रहे हैं? तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये जेडीयू के दफ्तर से तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं, जहां पर लड्डू खिलाकर खुशी मनाई जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है, और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अब्दुल? जाहिर है, देखिए ये बीजेपी कार्यालय है और बीजेपी कार्यालय में इस समय जश्न का माहौल है, लोगों में उत्साह है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, मुंह मीठा इनफैक्ट कराया जा रहा है, और मुंह मीठा तभी कराया जाता है जब कोई खुशी होती है, और इस समय खुशी का माहौल भारतीय जनता पार्टी के भीतर है, एनडीए के भीतर है, और शायद यही वजह है कि इस समय मोतीचूर के लड्डू तैयार हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ सत्येंद्र त्यागी जी से कि सत्येंद्र त्यागी जी भाई, मोतीचूर के लड्डू तैयार रखिएगा, हम भी आ रहे हैं, और आप तो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को तो खिलाई दीजिए। पूरा खाना भी बना हुआ हमारे वृक्ष कार्यालय पर, आगरा में ही हमारा वृक्ष कार्यालय है, और पूरी तरीके से ढोल मजारों के साथ, सबके साथ आप भी सभी आमंत्रित हैं। हमारे सभी आगरा के जितने भी पत्रकार बंधु हैं वो सभी आमंत्रित हैं।
तो भाई आइए, और आप लोग भी, ये तो एक त्योहार है लोकतांत्रिक जिसको हम पर्व कहते हैं, 5 वर्ष में एक बार आता है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आपको रोकना चाहूंगा त्यागी जी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है रुझानों में। तेजस्वी यादव 1273 वोटों से पीछे हो चुके हैं। रघुनाथपुर से जेडीयू के विकास सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुझानों में तेजस्वी यादव फिलहाल पीछे बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर त्यागी जी, क्योंकि आपसे पूछना चाहूंगा, शायद आपके ही किसी सहयोगी ने इसी टेलीविजन पर बैठकर कहा था कि अब की बार तेजस्वी यादव अपनी सीट भी नहीं जीत पाएंगे। देखिए, बिल्कुल पुष्पेंद्र भाई, मैंने डिबेट में ये बात कही थी कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये इनके कहते हैं ना कि गांव देहात में कहते हैं विचार चलन, जिस तरीके के इनके जो कार्यशैली है, जो विचारधारा पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोगों को बरगलाने की बातें करते हैं, मतलब तथ्यों पर बात नहीं करेंगे, जमीनी लेवल पर जाकर के काम नहीं करेंगे, मतलब इस तरीके के काम करेंगे कि आजकल वो जनता नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री रहे तब लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लोग आ जाते थे इनके झांसे में। लेकिन आजकल बिहार की जनता और हमारे पूरे देश की जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, युवा समझदार है, महिलाएं समझदार है, किसान मजदूर सब समझदार है, सब जानते हैं कि हमारे देश के गरीब किसान मजदूर का टैक्स के पैसे से ही नेता चलते हैं, टैक्स के पैसे से अधिकारी चलते हैं, टैक्स के पैसे से देश चलता है, टैक्स के पैसे से ही जनता का जो विकास होता है, रोड, पानी, सड़क, नाले, जितने भी बिजली, सब कुछ गरीब किसान मजदूर सब लोग भी जनता टैक्स देती है, उसी से होता है। तो अब देश की जनता ये जानती है कि हमें वोट किसको देना है और किसको नहीं देना है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश के लिए कोई परिवार, एक तरफ पारिवारिक पार्टियां हैं, दादा ने बेटे को दे दिया, बेटे ने पोते को दे दिया, पोते ने पोती को दे दिया, मतलब एक तरफ परिवार चला आ रहा है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई व्यापार है, ना कुछ भी है, लेकिन अरबों खरबों की कितनी संपत्तियां इकट्ठी हो चुकी हैं। और एक तरफ ऐसे लोग हैं कि झोला उठा के आए हैं, झोला उठा के चले जाएंगे, उनके ना आगे है ना पीछे, उनका सब कुछ जो है वो देश की जनता है। ठीक है त्यागी जी, योगी जी हो, जितने भी हमारे बिल्कुल सही बात है। हेमंत जी, मतलब ये तेजस्वी यादव ने वादे तो जनता के बीच में काफी बड़े किए थे। आप और हम चर्चा भी कर रहे थे कि भैया उन्होंने कहा था कि बिहार के हर एक परिवार के हर एक सदस्य को सरकारी नौकरी। तो वादा छोटा रहा कि या कुछ ज्यादा बड़ा हो गया जो जनता समझ गई? वादा ज्यादा बड़ा हो गई। हाँ। क्योंकि देखिए, बिहार के जो युवा हैं आज के दिन में दुनिया के सबसे स्किल्ड युवा के रूप में जाने जाते हैं, और बिहार के सबसे ज्यादा लोग, पलायन का मुख्य कारण है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट में बिहार के ज्यादा लोग विदेशों में बहुत काम कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वो जानते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां या 1 करोड़ नौकरी या हर घर को सरकारी नौकरी, ये असंभव वाली बात थी। तो लबोलवाब अगर देखा जाए तो नट सेल में कुछ कारण है जो फैक्टर्स मैं बताना चाहता हूँ, जो सबको जानना बहुत जरूरी है। बिहार में 40 सीटें हैं, जिसमें से 38 सीट जो है एससी के लिए है और 2 सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व रखी है। तो वो एनडीए की तरफ जा रहा है। दूसरा, 1937 में जब बिहार में पहली बार सरकार का गठन हुआ था, तब से लेकर आज तक आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वोटर्स यहाँ कितना एक्टिव है। और बीजेपी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि पहली बार बीजेपी जदयू से ज्यादा वोट लाई है। इस बार बीजेपी जो बार बार कह रही थी कि मुख्यमंत्री का चुनाव जो होगा वो पार्टी जब विधायक दल जब चुनेगा उसके बाद ही विधायकों के द्वारा चुना हुआ सरकार बनेगा और वही तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये कहना अभी आज के दिन में अभी बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार नहीं होंगे, तो आंकलन लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन क्योंकि बीजेपी जदयू से ज्यादा सीटें ली आई हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि फिर भी नीतीश कुमार ही मंत्री रहेंगे। नहीं, बिल्कुल। और एक बात और यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले चरण में 64% से ज्यादा, दूसरे में 67 से ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या की बात करें तो महिलाओं ने 70% से ज्यादा मतदान किया। जी देखिए, बिहार में करीब 8.2 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, जो इस बार एसआईआर के बाद 7 पॉइंट समथिंग का डिक्लेरेशन हुआ, उसमें 8% वोटर जो है वो महिलाएं, और महिलाओं का रुझान नीतीश कुमार मतलब एनडीए की तरफ रहा, और इस वजह से सीधे एकदम बुम अप हो गया है
बीजेपी का वोट और बीजेपी का जीत। इसलिए इसको कहते हैं कि एनडीए की सरकार डबल इंजन वाली सरकार होगी और तब निर्णय लेने में और डिसीजन लेने में सरकार को बहुत ही आसानी होगी और इसी वजह से लोगों ने ये रुझान को दिखाया है। बिल्कुल सत्येंद्र त्यागी जी, क्योंकि अभी तक तो आपके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है और जो आपका कार्यालय है वहां पर भी आतिशबाजी देखने को मिल रही है, एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं, तो आपका उत्साह फिलहाल क्या कुछ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 5 वर्ष मेहनत करता है। नहीं बिल्कुल त्यागी जी, ये बात तो खुद एक इंटरव्यू में देख रहा था तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव से उस इंटरव्यू में पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है जो जिससे सबको सीखना चाहिए, तो तेजस्वी यादव ने ये बात खुद स्वीकार की कि बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी पार्टी 24 घंटे काम करती है, तो यह सभी को सीखना चाहिए। वही बात आप कह रहे हैं। पुष्पेंद्र भाई वही मैं बताने वाला था कि हम लोग लगातार 24/7 मतलब 7 दिन लगातार 24 घंटे पार्टी के लिए, पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, कौन सी योजनाएं आ रही हैं, कौन से कार्यक्रम आ रहे हैं, उनके लिए कॉल करना, बात करना, जाना, लोगों के बीच में कैसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी। भाई गरीब कल्याणकारी योजनाएं तो आती हैं लेकिन जनता के बीच पहुंचनी चाहिए। जनता, हम लोग अधिकारियों को जनता के बीच में ले जाते हैं, ऐसे कार्यक्रम हम अरेंज करते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं कि हम अधिकारियों को जनता के बीच में लेकर के आते हैं और वहां पर सुनवाई करवाते हैं। तो जो भी बुरा भला कहना होता है वो अधिकारियों को सीधा सीधा जनता कहती है। तो ये सारी चीजें ऊपर बैठे लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन जो कार्यकर्ता, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, वो 5 वर्ष डेली लगा रहता है। जैसे बच्चे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, जब रिजल्ट आता है तो जब रिजल्ट में जब टॉप बच्चा करता है तो वो जो खुशी होती है, तो वही खुशी आज कार्यकर्ताओं को महसूस हो रही है कि बिहार में जो रिजल्ट आ रहा है वो कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इससे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश के लिए लोकतांत्रिक पर्व जिसको कहते हैं, ये सबसे बड़ा पर्व होता है। इसमें जो हम लोगों ने टॉप किया है उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं उनकी मेहनत के लिए। और मैं कहना चाहता हूं कि पूरा कार्यकर्ता, एनडीए का पूरा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जितनी सहयोगी पार्टियां हैं, जो भी हमारी पार्टियों ने मिलकर के बिहार में जो चुनाव लड़ा और जो रिजल्ट आया है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो सबने बहुत इतनी सारी मेहनत करी, सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और सारे लोग बहुत ही खुश हैं इस रिजल्ट के साथ और ऐसे ही हम लोग काम करते रहते हैं और करते रहेंगे। कभी भी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होते हैं कि एक राज्य में हमारी सरकार आ गई तो अब हमने काम करना बंद कर दिया। हम लगातार ठीक है त्यागी जी। हेमंत सर आपका आकलन क्या कहता है, आरजेडी को कितनी सीटें आप दे रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से आरजेडी जो है 50 से 55 के बीच में जाके सिमट जाएगी। आरजेडी क्या, पूरी कांग्रेस, उनका अलायंस ही 50 से 55 के बीच में जाके सिमट जाएगी, जो रुझान बता रहे हैं। और ये रुझान तो यही बता रहे कि बीजेपी जदयू से आगे निकल रही है, लेकिन फिर भी जदयू ही आगे रहेगी। ये है क्योंकि देखिए रामविलास पासवान की जो लोजपा है वो भी 24 सीटों पर, 22 सीटों पर लगातार आगे है। अवामी मोर्चा भी 4 सीटों पर आगे है। उपेंद्र कुशवाहा की जो लुमा है वो भी 1 सीट पर आगे है, केसी। तो अभी जो स्टेटमेंट भी देखा, जैसे आपने पिछले बार भी दिखाया, और केसी त्यागी भी उनके बार बार चिल्ला रहे हैं अदर मीडिया पर कि भाई हम 80 सीट से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब भी सरकार बनेगी एनडीए की ही सरकार बनेगी। और हेमंत सर एक बात और देखने को मिली, मतलब फिलहाल जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं, तेजस्वी यादव पीछे चलने से लगे हुए हैं और दूसरी तरफ जो वीआईपी है मुकेश सैनी जी की पार्टी, उनका अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उनका क्या कुछ चलने से लगा हुआ है। लेकिन डिप्टी सीएम और सीएम के लिए पहले उन्होंने उम्मीदवारी दिखा दी और परिणाम में वो फिलहाल पीछे चलने से लगे हुए हैं। देखिए, बात यह है कि नीतीश कुमार जी का जो योजना था, जीविका योजना, जीविका दीदी वाला, ये योजना बहुत काम की है। और जो उन्होंने इस योजना में बोला कि महिलाओं को 6 महीने के बाद हम 2 लाख रुपए और देंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर काम किया महिलाओं का। तो इस तरीके से जदयू के कोई भी नेता अगर कुछ भी कहते हैं या बयानबाजी होता है तो वो माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि सरकार को क्या चाहिए और सरकार जनता को क्या चाहिए। दोनों को ये समझ में आ गया था कि अगर हम एनडीए को लेके नहीं आते हैं तो बिहार का विकास संभव नहीं है। चाहे बजट यहाँ पे देखिए 11,000 करोड़ का बजट का प्रावधान था,
फिर भी हुआ क्या और किस तरीके से तरक्की हुई। जंगल राज हमेशा स्थापित रहा। लोगों के मन में था कि अब जंगल राज को नहीं लाना है, नहीं तो फिर बिहार 20 साल पीछे चली जाएगी। बिल्कुल कि बिल्कुल आज सही बात है। यूपी फिलहाल हेमंत सर, आप भी और सत्येंद्र त्यागी जी बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के तुरंत बाद वापस हाजिर होते हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। आज सुबह ही मैं एक मतदान का हिसाब किताब लेकर आया। सबसे गरीब राज्य का खजाना आम लोगों के पॉकेट से करके अपना रैली कर रही है। लालू जो तेजस्वी को केवल गाली दे रही है। 20 साल से यही लोग कर रहे हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री। इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में 8 में से 1 वोटर फर्जी था। तो इंडिया वॉइस पर आप लगातार बिहार चुनाव की हर अपडेट देख रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजों पर इंडिया वॉइस आपको पल पल की खबर दे रहा है। कौन कहां से आगे है, कौन कहां से पीछे है, किस सीट पर किसकी उम्मीदवारी जीत रही है या उम्मीदवार जीत रहा है और किस सीट पर कौन हार रहा है, इंडिया वॉइस आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। और इस समय हम न्यूज रूम में खड़े हैं। न्यूज रूम में हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी हैं, लेकिन इन सहयोगियों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बड़ी खबर दिखाएंगे। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की हम आपको बताते चलते हैं। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल ये है कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। रुझानों में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2010 के बाद ये सबसे प्रचंड बहुमत एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में तेजस्वी पीछे नजर आ रहे हैं। 1273 वोटों से तेजस्वी पीछे है, यानी कि आरजेडी के कद्दावर नेताओं में शुमार तेजस्वी यादव इस समय पीछे चल रहे हैं। आरजेडी इस समय पीछे चल रही है। सीटें लगातार कम हो रही हैं। रुझानों में आरजेडी गर्त में नजर आ रही है और एनडीए लगातार ऊपर नजर आ रही है। एनडीए परचम लहराती नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि एनडीए की जीत का जश्न कार्यकर्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको हम दरअसल कुछ वो चेहरे दिखा देते हैं, वो चेहरे जो इस समय सियासत में एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए जरा, वो वर्सेस आपको दिखाते हैं कौन किस सीट पर लड़ रहा है और कहां से कौन आगे चल रहा है। आप ये देख रहे हैं, सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो आगे चल रहे हैं। तेजस्वी समय पीछे चल रहे हैं। सतीश कुमार इस समय आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। सतीश आगे चल रहे हैं राघोपुर सीट से, तेजस्वी यादव पीछे। नेक्स्ट आपको हम प्ले करेंगे। नेक्स्ट अगर हम प्ले करेंगे तो आपको नजर आएगा एक और शख्स, तेज प्रताप यादव। जेजेडी से एक नई पार्टी बनाई, सोचा इस नई पार्टी को चुनावी मैदान में उतारें, खुद उस पार्टी से उम्मीदवारी तय की और लेकिन इस समय पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी के सामने डॉक्टर मुकेश चौहान हैं आरजेडी से, वो आगे चल रहे हैं। तेजस्वी वर्सेस मुकेश के बीच में टक्कर थी, माफ कीजिएगा, तेज प्रताप वर्सेस मुकेश के बीच में टक्कर थी। तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं जेजेडी से। तो ये दो बहुत बड़े चेहरे हैं, आगे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अब न्यूज रूम चलते हैं। दरअसल इस समय न्यूज रूम में हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं और उनकी ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं। दरअसल प्रज्ञा हमारे साथ हैं। प्रज्ञा, जरा बताइए, इस समय हम जो देख पा रहे हैं पूरा सिनेरियो बिहार चुनाव का, उसमें तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, बड़े चेहरे इस समय पीछे।
बिल्कुल अब्दुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस समय एनडीए की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन अब्दुल सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जो कि राघोपुर सीट से थे वो लगातार बढ़त में, जैसे स्टार्टिंग के 4 फेजेस देखे हमने उसमें बढ़त हो रही थी, लेकिन अभी जो सिनारियो दिख रहा है उसमें वो पीछे नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। वहीं अगर तेज प्रताप यादव, क्योंकि दोनों फैमिली के मेंबर हैं और तेज प्रताप यादव ने अपना एक नई पार्टी बनाई, उन्होंने ये सोचा था कि इस नई पार्टी के जरिए वो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, लेकिन जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि उस रुझान में तेज प्रताप यादव जो है वो पीछे नजर आ रहे हैं। एनडीए जो है वो लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जाहिर है 106 तकरीबन सीटें हैं जिसका अंतर नजर आ रहा है आरजेडी और एनडीए के बीच में, गठबंधन और एनडीए के बीच में 106 सीटों का अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है। और सबसे पहले तो पहले और दूसरे चरण में जो वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला ऐतिहासिक, और उसी हिसाब से अब की बार जो परिणाम आ रहे हैं, बेशक रुझानों में सही, लेकिन एनडीए ने जो बढ़त बनाई हुई है वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो समझने वाली बात है। सबसे पहले तो ये जो महागठबंधन में आपस में जो फ्रेंडली फाइट हो रही है वो दरअसल नहीं होनी चाहिए थी। अगर 10-11 सीटों का नुकसान फ्रेंडली फाइट में महागठबंधन को होता है तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मुकेश सहनी जो पिछली बार एनडीए के साथ थे, अब की बार वो महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन जो महागठबंधन के साथ उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार थे और चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे थे, दोनों अब की बार एनडीए के साथ हैं। मतलब 6% वोट चिराग पासवान, 2% उपेंद्र कुशवाहा। जो मुकेश सहनी गए हैं उनकी बराबरी यहाँ पर हो जाएगी, वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है जो चुनावी वादे किए गए, जो यहाँ पर रोजगार का वादा तेजस्वी यादव ने किया, हर परिवार के हर एक सदस्य को सरकारी नौकरी, मतलब जनता को पता है कि इतना बड़ा वादा कोई सरकार पूरी नहीं कर सकती। 1,97,00,000 परिवार बिहार के अंदर हैं। आप कैसे 1,97,00,000 रोजगार पैदा कर सकते हैं? आपके पास क्या स्कीम है ऐसा? तो ये कहीं ना कहीं जनता समझ रही थी कि ये जो चुनावी वादे जनता को सिर्फ लुभाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा यहाँ पर ये, अगर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर देती है तो सीधा सीधा जितने भी वोट प्रतिशत कटेगा, जितना कम होगा, जितनी सीटें जीतेगी, वो महागठबंधन को नुकसान होगा। जाहिर है ये महागठबंधन को नुकसान होगा। एक बड़ी खबर से एक और रूबरू करा देते हैं, उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। दरअसल एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर इस समय आ रही है, सीधे रुख कर लेते हैं बड़ी और अहम खबर का, जहां पर लगातार रुझानों को अगर देखें, रुझानों में लगातार आरजेडी पीछे नजर आ रही है, सीटें पीछे नजर आ रही हैं, और इन के बीच में जानकारी दरअसल ये निकलकर सामने आ रही है, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, लेकिन एनडीए लगातार बहुमत के आंकड़े के आगे नजर आ रही है। आपको ये बताते चले, हमारे साथ निकिता है। निकिता जरा बताइए किस तरह, देखिए जो पुष्पेंद्र ने बोला, पुष्पेंद्र साफ तौर पर ये कह रहे हैं और बहुत अच्छा पॉइंट है, आपने ऐसे वादे कर दिए जो बिल्कुल नामुमकिन थे, और शायद ये वजह है, यही वजह है, खुद महागठबंधन के लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखते थे कि हाँ ये नहीं मिल सकती है नौकरियां सबको। शायद यही वजह है कि कनेक्ट नहीं कर पाए। जनता समझदार है इस समय बिहार की। बिल्कुल अब्दुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब बीजेपी की ओर से तमाम ऐसे बयान भी सामने आने लगे हैं जिसमें साफ तौर पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव की ओर से वादे किए गए थे, उस पर बीजेपी का कहना है कि जो बिहार की जनता है उसने बकवास नहीं बल्कि विकास पर वोट डाला है, ये उनकी ओर से बयान दिया गया था। वहीं अगर दिलीप जायसवाल की बात की जाए, जो कि बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि जो एनडीए गठबंधन है वो अब सरकार बना रहा है और जो इंडी गठबंधन है उसकी लुटिया पूरे तरीके से डूब चुकी है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से एनडीए में शुरुआती दिनों से ही जो है देखने को मिल रहा था। और इंडी गठबंधन की बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे, हालांकि जो वादे थे वो कहीं ना कहीं कई सीटें ऐसी हैं बिहार में जहां पर आरजेडी का दबदबा जो है बना हुआ है। देखिए राघोपुर की बात की जाए तो वहां पर भी तेजस्वी यादव का शुरुआती फेज में जो था अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा था, अच्छी सीटें जो है उनकी निकल कर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे मतगणना जो है आगे की ओर बढ़ी तो वो पूरे तरीके से जो है पलटफेर हो गया है, पूरे तरीके से तस्वीरें जो है बदल गई। तो इसलिए कहीं ना कहीं कयास लगाया जा सकता है अब्दुल कि जिस तरीके से रुझान बेशक आ रहे हैं, लेकिन देखिए तस्वीरें जो है बदल सकती है क्योंकि अभी भी मतगणना जारी है। लेकिन समृद्ध, देखिए तस्वीरें बदल सकती है, लेकिन रुझान तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। एग्जिट पोल वर्सेस एग्जिट पोल, क्या नजर आता? देखिए डिफरेंस तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अब्दुल काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है। जैसी बातें निकल के सामने आ रही थी, उसके बाद अगर एक तरीके से अगर बात
खासतौर पर महागठबंधन की जाए और उसमें भी खासतौर पर जिस तरीके से फ्रंट फुट पर कांग्रेस खेलते हुए नजर आ रही थी, उसके बाद कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पे जो है अभी के रुझानों की बात की जाए सिर्फ 6 सीटों पे आगे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है, जबकि पिछली बार की बात की जाए तो 19 सीटों पर आगे चल रही थी। कहीं ना कहीं SIR का मुद्दा हो, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं आगे लेकर कांग्रेस आई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी नहीं मिल रही है तो अपने आप में कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। हालांकि ज्यादा समय मैं कहूंगा देखिए 2 से 3 बजे तक सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार कौन जो है सरकार बनाने वाला है। हालांकि रुझान बिल्कुल इस तरीके का इशारा कर रहे हैं और कांग्रेस इस बात को लगातार ये भी कह रही है कि देखिए रुझान की बात भले ही कर ले, लेकिन आप उस रुझान को पलट नहीं सकते। अब उसमें आपको 2, 4, 5, 10 सीटों का अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन वही बात है कि 106 सीटों का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर ये मैं यहाँ पर अब्दुल ये चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन में लड़ाई थी उसको नुकसान कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो उनको जो टिकट का बंटवारा था वो साफ नहीं हो पाया, फिर बाद में सीटों का बंटवारा था वो भी साफ नहीं हो पाया। दूसरा उनको सीएम पद के लिए पहले से नाम की घोषणा कर दी तेजस्वी यादव, दूसरा मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, और उनके रिजल्ट आप देख रहे हैं वो खुद पीछे चल रहे हैं। मतलब कांग्रेस को पहले से कहीं ना कहीं पता था कि अगर हम इस पद को लेकर लड़ाई लड़ेंगे तो आपस में और ज्यादा घमासान मचेगा। इस वजह से कांग्रेस पहले से ही शांत बैठे थे, ना तो डिप्टी सीएम के लिए उन्होंने कुछ कहा और ना ही सीएम पद के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन विश्वेश्वर, आप बड़ी बारीकी से नजर रखे थे बिहार चुनाव पर, जब मतगणना भी हो रही थी और उससे पहले वोटिंग जब हो रही थी तो उस समय भी आप बड़ी बारीकी से नजर रखे थे। तो बताइए जरा, क्या आपको लग रहा था कि जब लोग घरों से निकले, वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा देखने को मिला दोनों ही फेज में, लेकिन जब काउंटिंग की बात आई तो एनडीए बहुत आगे नजर आ रही है, क्या आपको लग रहा था ऐसा? जी देखिए, नतीजों से साफ ये पता चलता है कि बिहार के लोग कहीं ना कहीं, बिहार की जनता जो है वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के जो जंगल राज का जो दौर था उसको कहीं ना कहीं भूली नहीं है, उसे याद रखी है और उसे देखते हुए ही वो मतदान किए हैं। और एनडीए को मिला ये प्रचंड बहुमत ये सिद्ध करता है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो दोबारा से सत्ता में आएगी। नीतीश कुमार के काम और मोदी जी की नीतियों को लेकर के वहाँ की जो जनता है वो उनसे खुश है और दोबारा उनको तीसरी बार वापस से ऐसे करता हुआ नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज है मानसी, क्या नजर आता है, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार पर सवाल उठे, तमाम तरह के सवाल उठे, उनकी हेल्थ को लेकर सवाल उठाए गए, उनको कहा गया कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी ने दोनों मिलकर एक बड़ी बहुमत का आंकड़ा पार किया। देखिए अब्दुल, कोई भी नेता हो उस पर आरोप न लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा का ये विपक्ष का यही काम है कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हर किसी पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो लगातार चलता रहता। आपने देखा होगा जब चुनाव का दौर चल रहा था, जनसभाएं चल रही थी, पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा दिया था कि उनके माता जी के ऊपर आरोप लगा था। तो कहीं ना कहीं आपको ये बता दूं, बिहार में जो महिला वोटर्स ज्यादा है, जो आज जो ये विपक्ष जो पीछे है, आरजेडी जो पीछे है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने जवाब दिया है कि जब देश के प्रधानमंत्री को, उनकी माँ को इस तरीके से बोल सकते हो तो कल तो हमें भी कुछ बोल सकते हो। तो मेरा यही कहना है कि कहीं ना कहीं आज जो ये जवाब जो दे रही है एनडीए सरकार उनको, और महिला का जो वोटर है तो ये आज जो पीछे हो रही है यही। जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, क्या लगता है कि वो एनडीए पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है, महिला वोटर्स का एक अहम किरदार, एक अहम रोल? महिला वोटर काफ़ी अहम रोल है, क्योंकि जिस तरह से आपको महागठबंधन के मंच पे जिस तरह से हंगामा होता रहा, गाली गलौज होता रहा, प्रधानमंत्री की मां को गाली दरभंगा में दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, राहुल गांधी चुप्पी साध लिए, इस तरह से वहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ और महिला वोटर काफ़ी अहम रोल के। सीमांचल में जहाँ पे लोग सोचते थे कि वहाँ पे ये होगा ओवैसी मिलेगी, लेकिन वहाँ भी ओवैसी धराशायी हो गए हैं, क्योंकि महिला वोटर को जो मिला है। और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के इस पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री वहाँ पे काफ़ी कुछ कह के आए थे। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है दरभंगा में ही उन्होंने कहा था कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे, और बदला लिया, फिर वो बिहार गए कि हमने बदला ले लिया है। तो इस तरह से बातों पे काम नहीं चलता, काम करके दिखाना होता है, और यही सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, एक नेहा गुप्ता हमारे साथ, हमारी सहयोगी हैं, इस समय बिहार में हैं, और वो वहां से हमें लाइव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा के पास भी चलते हैं। नेहा, अगर आपको आवाज आ रही है जरा बताइए वहां पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, जश्न का माहौल अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, लेकिन बिहार के भीतर जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति? सवाल है, सारे सवाल के जवाब एक्सक्लूसिव लाइव के माध्यम से
नेहा, आवाज मिल रही है आपको? चले, नेहा तक आवाज नहीं पहुंच रही है, हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये बताते चले, ये बड़ी और अहम जानकारी हम दे रहे हैं। हमारे साथ प्रज्ञा लगातार बनी हुई है। प्रज्ञा, देखिए, अभी जितेंद्र जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे और तमाम लोग कर रहे थे, महिला वोटर्स की एक अहम रोल इस बार रहा है चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, महिला वोटर्स की ही वजह से ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं चेंज नज़र आई है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के बैंक में 10,000 तुरंत डिपॉजिट किया गया। हालांकि सिर्फ 10,000 डिपॉजिट करने की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, चाहे अगर मैं बात करूं मुस्लिम समाज में भी, तो 3 तलाक जो है वो हटाए गए। नई जनरेशन है, नई जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं धर्म से ऊपर उठ के सोचती है, लिबरल होती हैं, लिबरल थॉट वो रखते हैं और वो चाहते हैं कि हम किसी भी इस तरह के कंजर्वेटिव थॉट के अंदर ना हो पाए। और इंडिया की गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इस प्रेफरेंस को आगे रखा है, जिसकी वजह से महिला वोटर्स जो है एक मेन रोल की तरह विधानसभा में काम आई है। एक समृद्ध, एक चीज बताइए जरा, क्या वजह रही होगी राघोपुर सीट से तेजस्वी के पीछे होने की? देखिए, कई सारे वैसे कारण बयान सामने आया है। दरअसल अमौर में कट गई AIMIM की पतंग, ये कहा गया है। छपरा से खेसारी लाल काफी पीछे हो गए हैं इस समय, खेसारी लाल काफी पीछे हो गए हैं छपरा से। महागठबंधन का सूपड़ा साफ, जगदंबिका पाल का ये बयान सामने आया है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। समृद्ध, सूपड़ा साफ हो गया है महागठबंधन का। जगदंबिका पाल का यह बयान है। बीजेपी के नेता और एनडीए के नेता लगातार अब बयान दे रहे हैं। जाहिर तौर पर कॉन्फिडेंस लेवल अप हो चुका है। मेरा सवाल यह था कि तेजस्वी के पीछे होने की वजह क्या है, सूपड़ा साफ होने की वजह क्या है? देखिए, कई सारे कारण इसमें देखिए हो सकते हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ा कारण जो लगता है वो ये है कि जब रैलीज में महागठबंधन के नेता तमाम उतर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी के जो कोर वोटर्स थे उन्होंने इस चीज़ को जरूर महसूस किया कि देखिए तेजस्वी यादव जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे होते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रंट फुट पे हमेशा जो है वो राहुल गांधी होते हुए नजर आए, उससे भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। और दूसरी चीज़, एक और कारण ये भी है कि अब भाई वर्सेस भाई जो है वो बिहार के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव और एक तरफ तेजस्वी यादव हो गए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वोटों में तो देखिए कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। परिवारवाद का बात हमेशा कही जाती है और परिवार के अंदर ही अगर फूट होकर 2 पार्टियां दिख जाएं तो असर तो कहीं ना कहीं आरजेडी के ऊपर पड़ते हुए नजर आएगा। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे प्रशांत किशोर की बात कर ली जाए, हालांकि खुद वो फ्रंट फुट पे नहीं है, लेकिन उनके तमाम जो उम्मीदवार हैं वो हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं इस समय। नेहा, इस समय आप जहां मौजूद हैं, कैसी स्थिति वहां नजर आ रही है, क्या तस्वीरें हैं और कैसा माहौल नजर आ रहा है, बताइए। जिस तरह से 7 सीट है, 7 सीटों में 6 पर एनडीए गठबंधन जीत रही है, अभी बढ़त बनाई हुई है। और एक इंडिया गठबंधन, मतलब कहा जाए कि 7 में से 6 सीटें अब एनडीए गठबंधन को मिलता नजर आ रहा है। लगातार शुरुआती दौर में जिस तरह से 3-4 का आंकड़ा था, लेकिन अब वह आंकड़ा भी पीछे छूट चुका है। अब एनडीए गठबंधन 6 सीटों पर आगे है, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर आगे है। और आते आते जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उतार चढ़ाव हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का जनादेश इस बार बिहार विधानसभा 2025 में आया है, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की जीत दिख रही है और खुशियां लोग मनाना शुरू कर चुके हैं। भोजपुर के विभिन्न इलाकों में जो एनडीए प्रत्याशी है, अगर यहाँ मतगणना केंद्र की बाहर देखें तो जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, वो लगातार खुशी मना रहे हैं। और जिस तरह से दावा किया जा रहा था जीत का, वो जीत दिख रहा है। तो भाई डाउन कर लो, जब मैं इधर उधर देख रहा हूं तो डाउन 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 उधर फट जाएगा, इस तरफ ऐसे पकड़ा। आप ऐसे गिरा दिए थे चेहरा। लोगों में उत्साह निश्चित तौर पर नजर आएगा और देखने भी वाली बात है
हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से भी हमारे सहयोगी हैं। मानसी जरा बताइए, देखिए अभी नेहा भी दिखा रही हैं, वहां पर तस्वीरें हैं, बीजेपी कार्यकर्ता इस समय उत्साहित नजर आ रहे हैं और उत्साह होना लाजमी भी है। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, उत्साह होना लाजमी है क्योंकि आंकड़े इस तरीके से बता रहे हैं, एक तरीके से लगभग अभी 12 साढ़े 12 बजे हैं और एक तरीके से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद एनडीए की सरकार बन चुकी है, क्योंकि कह नहीं सकते जनता जनार्दन है, कभी बदलाव हो सकता है। जो जनता एक बार सत्ता में सरकार को ला सकती है तो बदल भी सकती है और कहीं ना कहीं जनता ने अब की बार अब बिहार के विकास को देकर के वोट दे दिया है। क्योंकि देखो सबसे बड़ा जो वहाँ का मुद्दा बताऊं, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा गया था और साथ ही साथ जिस तरीके से वहाँ पर प्रधानमंत्री की मां के ऊपर अपमान हुआ था, इसको लेकर के आज जो विपक्ष जो है सबसे पीछे, महागठबंधन जो पीछे होती हुई नजर आ रही है, सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव के ऊपर सबसे बड़ा ईगो ये देखा जा रहा था कि मैं तो उप मुख्यमंत्री हूँ इस समय फिलहाल, शायद लोग जनता मुझ पर भरोसा कर रही है, शायद मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, जो कि जनता ने साफ तौर पे जवाब दे दिया। ठीक है विश्वेश्वर, जरा बताइए अलग अलग सीटों का जिक्र करें। मैं अनंत सिंह की सीट का जिक्र करता, अनंत आगे चल रहे हैं इस समय? हाँ सर, आगे चल रहे हैं, वो बहुत आगे चल रहे हैं। वहाँ पे वीणा देवी हैं उनके साथ, उनकी प्रतिद्वंदी। लेकिन एग्जिट पोल में उनको पीछे दिखाया गया था। हाँ, एग्जिट पोल में दिखाया, बेशक दिखाया गया था, लेकिन वो पारंपरिक राघोपुर सीट में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी 3016 वोट से पीछे हैं। तेजस्वी 3016 वोट से पीछे, 3016 वोट से पीछे तेजस्वी अगर है विश्वेश्वर, तो बहुत बड़ा अंतर होता नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है और ये कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक है और इसकी कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही थी। इस बार राघोपुर में जनता का जो मूड था, जो मन था, वो पहले से भी वो ये बात बार बार कह रहे थे कि इस बार तेजस्वी की सीट कहीं ना कहीं अटक रही है। तो तेजस्वी का 3000 वोट से पीछे होना क्या दर्शा रहा है? लंबा अंतर होता जा रहा है, यानी कि कहीं सीट हाथ से निकल ना जाए पूरी। अगर पहले की बात की जाए, तकरीबन 1200-1500 वोट से देखिए वो पीछे चल रहे थे। अब कहीं ना कहीं अगर उसका दुगना अंतर देखने को मिल रहा है तो ये संकेत जरूर हो सकते हैं कि हो सकता है ये आंकड़ा कहीं ना कहीं और बढ़े। कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए चिंता का विषय जरूर, क्योंकि हाई प्रोफाइल नेता और मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार खुद तेजस्वी यादव हैं। ऐसे में अगर वही पीछे चलेंगे और अपनी सीट से हार जाएंगे तो महागठबंधन को बड़ा झटका जरूर लगते हुए नजर। प्रज्ञा, महागठबंधन को बड़ा झटका माना जा रहा है। तेजस्वी 3000 वोट से पीछे हो गए हैं। तेजस्वी का 3000 वोट से पीछे होना जाहिर तौर पर महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, जिस तरीके से 3000 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं तो ये महागठबंधन के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए सीएम के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव को सामने लाया गया था और इस तरह इतने हजार वोटों से पीछे होना, कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मोमेंट में अपना मैनिफेस्टो सामने लाया था जिसमें उन्होंने रोजगार की बात की थी, शायद कहीं ना कहीं एजुकेटेड पर्सन या न्यू जनरेशन जो है वो उनके मंसूबे को समझ। एक और अहम पॉइंट है, जरा अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एसआईआर जो है उसने खेल कर दिया बिहार के भीतर और यूपी में वो होने नहीं देंगे। अखिलेश का ये बयान ये दर्शा रहा है कि एसआईआर जो लेकर आए और एसआईआर के जो आंकड़े पेश कर दिए गए चुनाव आयोग ने चुनाव से एंड पहले, वक्त के पहले, तो क्या वो इंपैक्ट कर गया है? देखिए, महागठबंधन के नजरिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ा है। महागठबंधन इस चीज़ को लगातार कह रहा था कि एसआईआर जो है देखिए गलत प्रक्रिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने तमाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ को साझा किया कि देखिए ये सब जो है एक आम प्रक्रिया है, हर बार होती है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की ओर से भी खासतौर पर कई सारी रैलियां आयोजित की गई हैं, तो कहीं ना कहीं एक भ्रम जो है वो महागठबंधन के मन में जरूर है। और क्योंकि देखिए 27 में कहीं ना कहीं यूपी में चुनाव होने, बड़ा राज्य है, ऐसे में अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं कि जो हाल बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है वो हाल मेरी पार्टी के साथ कम से कम ना हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बातें कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही हैं और लगातार अखिलेश यादव भी इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि एसआईआर की वजह से, और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो है अब सिलसिला आगे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हाफ सेंचुरी 50 सीटें भी ना आना, उस वहां तक भी ना पहुंचना महागठबंधन के लिए क्या ये बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है, बहुत बड़ा पंच नहीं है महागठबंधन के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल अब्दुल मान सकते हैं, क्योंकि देखो चुनाव से पहले जनसभा में एकदम दमदार करके प्रचार दे रहे थे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी साफ तौर पर दावा कर रहे थे कि अब की बार हमारी सरकार, मुख्यमंत्री मैं। और जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले 2000 कुछ उनके पीछे चल रहे थे, लेकिन अब तो 3000 प्लस हो गया है। कुछ कह नहीं सकते, 4000 भी हो सकता है, क्योंकि देखो एक बार मैं फिर से यही बोलूंगी कि जनता जनार्दन है भैया, कुछ भी कर सकती है, सत्ता में ला सकती है तो बदल भी सकती है। 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 6 राउंड की काउंटिंग के बाद तेजस्वी का पीछे होना, महागठबंधन का 50 सीटें भी, आगे आ जाइए थोड़ा विश्वेश्वर, 50 सीटें भी ना
हासिल कर पाना रुझानों में, और बहुत मुमकिन है ये तब्दील हो जाए, इसको नतीजों में भी तब्दील हो जाए। 50 सीटें भी हासिल ना कर पाना क्या दर्शा रहा है? जी, निश्चित रूप से राजद के लिए, आरजेडी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव में पिछले साल भी देखें तो पूरे बिहार से सिर्फ 4 सीटें वो जीत पाई थी, और इस चुनाव में आपके सामने है नतीजे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है आरजेडी को। और जितने भी आरोप लगाए जा रहे थे, जितने भी नीतीश कुमार के उम्र के बारे में हुआ, चाहे उनके कार्यशैली के बारे में कि अफसर सरकार चला रहे, ये सारे चीज़ों को जनता ने एक सिरे से खारिज करके ये बतला दिया है कि उन्हें नीतीश कुमार पे भरोसा है, मोदी सरकार की नीतियों पे भरोसा है, और दोबारा फिर ये एक बड़ा विषय है पुष्पेंद्र। अगर हम देखें एनडीए के लिए बहुत बड़ी एक तरीके से बढ़त जीत मानी जाएगी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा असर इसमें माना जाएगा, जीत मानी जाएगी। क्योंकि इस बार सीट शेयरिंग में भी बीजेपी ने कहा कि मुझे फ्रंट पर आने दीजिए, बराबर की सीटें ली गई, और उसके बाद अब अगर जीत हासिल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी जो विश्लेषक कह रहे हैं कि मोदी की नीतियां और नीतीश पर भरोसा अभी भी बिहार की जनता को है। नहीं, बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि जिस हिसाब से शुरू में सीट बंटवारे को लेकर बराबर सीटें दोनों ने ही ली, किसी को भी बड़ा भाई नहीं माना गया, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पिछली बार ये कहा जा रहा था कि बड़े भाई की भूमिका में आखिर कौन रहने वाला है। और दूसरा ये जो एनडीए में और पार्ट हैं, अगर हम चिराग पासवान की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, या फिर हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, उनको जितनी भी सीटें मिली हैं उस हिसाब से उनका जो रिजल्ट है, जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, काफ़ी ज़्यादा शानदार उन्होंने किया है। क्योंकि 29 सीटें चिराग पासवान को मिली और अभी तक 19 सीटों पर वो बढ़त बनाकर लगे हुए हैं। तो इससे कह सकते हैं कि उनकी क्या कुछ रणनीति रही होगी। दूसरी तरफ हम महागठबंधन की बात करें, रणनीति उनकी शुरुआती में ही देखने को मिली, जो जहाँ पर पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली जाती है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तरफ से, और जैसे ही पहले चरण का चुनाव शुरू होता है तो राहुल गांधी गायब हो जाते हैं, कोलंबिया पहुंच जाते हैं। वो वहां से आते हैं जब आधे चरण का चुनाव प्रचार जो था वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आकर क्या कुछ प्रभाव बिहार की जनता पर वो डाल पाते। दूसरा ये प्रियंका गांधी की रैलियां रही, रैलियों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली और रिकॉर्ड तोड़ रैलियां उन्होंने की। वही हम तेजस्वी यादव की बात करें, उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ रैलियां की। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी की, बेशक हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर इससे पहले जो चुनाव हुए हैं, उनका एक रिकॉर्ड था। उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने करीब 109 रैलियां की थी। दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ रहे थे। लेकिन प्रभाव आखिर क्या पड़ा? उनकी रैलियों में भीड़ तो आती थी, लेकिन वो परिणाम कभी नहीं मिल पाए कांग्रेस को जिसकी वो हकदार थी, जो लोग आते थे। तो यहाँ पर कई बयान याद आ जाते हैं राहुल गांधी के। एक बार आपको याद भी होगा, राहुल गांधी ने बयान दिया था कि हमारी पार्टी में 2 तरह के कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता तो वो है जो सच में जो हमारी पार्टी की जो बात है उसको लेकर आगे चलते हैं, जो हमारी विचारधारा है उसको लेकर आगे चलते हैं। दूसरे कार्यकर्ता वो है हमारी पार्टी में रहकर वो दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। उसके बाद राहुल गांधी का एक बयान और आता है कि हमारी पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं, एक घोड़ा लंगड़ा, रेस का घोड़ा और शादी का घोड़ा। तो इससे भी काफी ज्यादा प्रभाव कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। अच्छा, एक चीज और है, क्या महागठबंधन ओवर कॉन्फिडेंस आपको शुरुआत में नजर आया चुनाव से पहले? नहीं, अगर ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें तो वोट चोरी को लेकर काफ़ी चीज़ें कही गई थी कि वोट चोरी करके ही एनडीए चुनाव जीत लेती है। लेकिन अब की बार बिहार से पत्ता साफ होने वाला है, तो कह सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी ज़्यादा आत्मविश्वास करता है या फिर किसी तरह की इस तरह की बात करता है, घमंड की बात करता है कि नहीं हम तो जीत ही जाएंगे, तो कई तरह के जो उदाहरण हैं वो जनता दे चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार, जनता ने उनको बता दिया कि नहीं, हमारे बिना आप कुछ नहीं है, ठीक है, ये घमंड अपने पास रखिए। दूसरा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, केजरीवाल ने कहा था कि इस जन्म में तो मोदी जी मुझे हरा ही नहीं सकते। उन्होंने केजरीवाल को हरा दिया। और यहाँ पर भी अगर कोई किसी तरह की बढ़ चढ़कर बात करेगा तो जनता तो आईना दिखाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कहा जाता था बिहार थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर महिलाओं को शायद इतना बढ़ चढ़कर चीज़ें नहीं मिल पाती, लेकिन उन्हीं महिलाओं ने 70% महिलाओं ने मतदान किया है। ठीक है, 70% मतदान किया गया है। लेकिन एक मैथिली ठाकुर का अगर जिक्र करें प्रज्ञा, मैथिली इस समय लगातार आगे चल रही हैं। बहुत मुमकिन है आपसे कुछ देर बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, नतीजों में तब्दील होगा तो वो जीत भी जाए। मैथिली का जीतना, आगे बढ़ना क्या दर्शा रहा है?
बिल्कुल अब्दुल, क्योंकि अलीनगर सीट से विधानसभा क्षेत्र से उन्हें सीट मिला हुआ है। ऐसे में मैथिली ठाकुर क्योंकि एक पब्लिक फेस भी हैं, वो गाना गाती हैं, संगीत की दुनिया में वो काफ़ी चर्चित हस्ती भी रही हैं। ऐसे में अगर महिलाओं की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से 70% वोटिंग जो है वो महिलाओं की तरफ से की गई और एक महिला का फेस होने की वजह से कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर को सपोर्ट मिल रहा है। और हमेशा मैं अब्दुल बार बार ये बात कह रही हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आया है, चाहे वो बिहार विधानसभा के इलेक्शन में। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा रहा होगा कि महिला और यंग जनरेशन जो है बढ़ चढ़कर वोट किए हैं। युवा वोट, जितेंद्र जी, युवा वोट, महिला वोट, जिस बात का जिक्र कर रहे थे उसका इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा, मैथिली का जिक्र कर रहा था, एक तरफ मैथिली जीत रही हैं, उनका लगातार आगे हैं, दूसरी तरफ जो आशीर्वाद मिलता हुआ कि जनता का जो आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों का विश्वास था, भरोसा था कि ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के विश्वास की ऐतिहासिक जीत होगी, वह ऐतिहासिक जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। इसका परिणाम 27 में पड़ेगा सर? इसका परिणाम 26 में भी पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 28 में भी पड़ेगा और 29 में भी पड़ेगा और बेहतरीन परिणाम होगा। और बिहार सदा देश को संदेश देता है और बिहार देश को संदेश दे रहा है। अंतिम परिणाम आने पर हम आप सबके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन बिहार की जो ऐतिहासिक विजय हो रही उससे पूरे देश में खुशी है कि अब न जंगल राज, न कट्टा राज, न गुंडा राज, न माफिया राज, न दंगाइयों का राज, न भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का राज, न परिवारवाद, न फर्जी पीडीए, सब फेल हो रहा है। बिहार को यूपी से कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। 26 में भी इसका असर पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 29 में भी पड़ेगा। जितेंद्र जी, अभी हम जिक्र कर रहे थे मैथिली और खेसारी का, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इसका 26, 27 और 29 में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, उन सब का इम्पैक्ट फेल हुआ है बिहार के भीतर और ये यूपी के अंदर होगा। अखिलेश कहते हैं SIR का असर बिहार में हुआ है, यूपी में नहीं होने देंगे। क्या लगता है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जो है बिहार के प्रभारी भी रहे हैं, उप प्रभारी थे और उन्होंने काफ़ी वहाँ पे मेहनत की है, उस आधार पर बोल रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में ये जनता ने दिखा दिया कि आपको राहुल गांधी और तेजस्वी फेल हो चुके हैं और वो वनप्रस्थ जाएंगे, क्योंकि राजनीति जो भी है, नेशनल राजनीति में भी वो आउट होने वाले हैं। खासकर वोट चोरी का यात्रा किया, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और केसारी के बारे में आपने कहा था, केसारी बेहुदा बातें करते हैं। अच्छा। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि मैं घर में पत्नी मानता हूँ और बाहर बहन मानता हूँ। तो बिहार में काफ़ी समाज जो है परंपराओं को परंपरा ये नहीं हो सकता है कि आप घर में वाइफ मानिए और बाहर बहन मानिए, इससे भी पड़ा है। फिर उन्होंने काफ़ी कुछ उठपटांग हरकतें की वहाँ पे, जिससे उनको लगा हम सबसे बड़ा वो लगे कि हम बहुत ज़्यादा हम आ गए उनमें। इस कारण से वो भी एक बड़ा मतलब घमंड उनको ले डूबा। अच्छा। और जहाँ तक अलीनगर की बात है, मैथिली ठाकुर की, तो वहाँ पे सबकी निगाहें थी। खुद आपको गृह मंत्री खुद वहाँ कैंपेन किए और कई नेताओं ने जाके वहाँ कैंपेन किया और मिथिलांचल में बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए वहाँ पे बीजेपी आगे बढ़ रही है। पिछली बार भी अगर सरकार बनी नीतीश की, तो उसका सबसे बड़ा कारण था मिथिलांचल का साथ होना जी। और मिथिलांचल का इस बार भी साथ नजर आ रहा है। विश्वेश्वर, जरा बताइए, पवन सिंह की एक्स वाइफ या यूं कह लीजिए वाइफ ज्योति, वो भी पीछे चल रही हैं। एक बड़ा हाइप बनी हुई थी कि चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, वो विवाद भी हुआ। उसके बाद पवन की तरफ से बयान आया कि इसलिए विवाद किया जा रहा है कि चुनाव में लड़ना है, फिर निर्दलीय चुनाव में उतर भी गई, लेकिन पीछे चल रही। क्या कारण? जी, कारण सबसे पहले ये है कि बहुत ज़्यादा एक हवा बनाया गया। पहले तो ये इस तरह की भी बातें चली कि बीजेपी से वो टिकट मांग रही हैं, बीजेपी से टिकट लेने की होड़ में है। फिर बाद में जो उनके साथ पवन सिंह के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई, उसमें उनका नाम आया। लेकिन अगर देखा जाए तो शुरू से ही वो इतनी बड़ी कंटेंडर या इतनी बड़ी
फेस नहीं थी, जिससे कि उन्हें बहुत एक बड़ा आप ये प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि उनको नाम जाना जाता है पवन सिंह के नाम से, खुद ज्योति सिंह का नाम नहीं है, पवन सिंह का नाम से जाना, और पवन सिंह के खिलाफ थी तो पवन सिंह का वोट कट गया। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। पहले से ही वो राजनीति में नहीं है, नई सीट है उनकी, और पवन सिंह का कहीं ना कहीं बिहार में एक बहुत बड़ा नाम है पवन सिंह। अगर आप उनके खिलाफ में है और जाहिर तौर पे आप एक कंट्रोवर्सी अगर जिसमें उनका नाम आया है, तो इस तरह से एक बहुत निगेटिव छवि उनकी बनी। ठीक है समृद्ध, 2-3 राउंड की जब काउंटिंग हुई थी तब हमने तेजस्वी को आगे देखा, खेसारी को आगे देखा, एकाएक 6 राउंड की अब काउंटिंग हो गई, खेसारी बहुत पीछे, तेजस्वी बहुत पीछे। जितेंद्र जी कह रहे हैं खेसारी के पीछे होने का कारण घमंड है, क्या वाकई में वो घमंड ले डूबा है और मैथिली वो शालीनता नजर आई मैथिली के भीतर जो कनेक्ट किया लोगों के साथ और वो देखिए मैथिली की बात की जाए अगर तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक गायक को रुझाने की कोशिश की अपनी तरफ, वही काम कहीं ना कहीं आरजेडी ने भी कोशिश किया कि देखिए हम भी जो है अब भोजपुरी के जो तमाम ऐसे बिहार के बड़े बड़े रंगमंच के कलाकार हैं उनको हम अपनी तरफ इकट्ठा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पड़ला है वो बीजेपी के खेमे में ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो असर है वो आरजेडी को ज़रूर दिखाए। बयानबाजी उनके पिछले दिनों जो रही है, चाहे बीवी और इन तमाम चीज़ों को लेकर रही है, उससे असर कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ा है, नेगेटिव असर कहीं ना कहीं देखिए आरजेडी को ज़रूर देखने को मिला है। और भी कई सारे ऐसे बयान थे उनके, चाहे भगवान राम को लेकर रहे हो, जिसके बाद एक फायर हीटेड आर्ग्यूमेंट जो है वो तमाम पार्टियों के बीच देखने को मिला। तो बयान, तमाम ऐसे बयान उनके सामने आए हैं जिसने कहीं ना कहीं छवि को तो धूमिल किया है, लेकिन साथ ही अगर वोटों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं असर आरजेडी को इसका ज़रूर कहीं ना कहीं अब उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे पहले रुझान आगे थे अब पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 बजे तक मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि सारी स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। जाहिर है, हाँ, 2 बजे तक बहुत तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी, बहुत हद तक ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कुछ और बयान सामने आ रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं, लगातार कुछ नेतागण बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जो बयान आ रहे हैं सामने जरा हम सुना देते हैं आपको। प्रचंड बहुमत की सरकार भी है कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर मोहर है, नीतीश जी के सुशासन पर मोहर है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, माननीय मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि नेपाल बना देंगे। देखिए आरजेडी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग ये एक ही कुनबे के लोग हैं, जो दोनों प्रदेशों को, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो, ये गुंडा राज, माफिया राज, मैं कह सकता हूं पूरी तरह से जंगल का कानून लागू करते हैं अपने अपने राज्यों में। पुष्पेंद्र ब्रजेश पाठक भी कह रहे हैं, अब मुझे ये लग रहा है कि ये बयान जो सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं के, तो अब उत्तर प्रदेश की जमीन को हासिल करने की कोशिश है या जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। नहीं बिल्कुल, अगर हम परिणाम से पहले की बात करें, हम कल परसों की बात करें, तो जो आरजेडी के बड़े नेता थे या फिर यूँ कह लीजिए जो महागठबंधन के नेता थे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पप्पू यादव का बयान देखा था, तो वो किस तरह से पलटते हुए नजर आए थे। तो कल परसों वो साफ तौर पर कह रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, हर हाल में बनेगी, लेकिन जो परिणाम है वो कुछ अलग ही फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप बात बोल रहे हैं कि अब यूपी की बारी है, क्योंकि 2027 में यूपी की सियासत जमकर चलेगी और कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक थे उत्तर प्रदेश से ही बिहार में गए थे अब की बार। बेशक हम विपक्ष की बात करें अखिलेश यादव की या फिर हम एनडीए की बात करें, योगी आदित्यनाथ, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इन चीज़ों का पड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बयानबाजी की, और आपको पता भी होगा कई तरह के ऐसे नारे भी दिए, पप्पू अप्पू की जो बात की थी वो जोड़ी को लेकर, और ये जोड़ी एक ऐसी है, अगर जोड़ी बनाकर चुनाव लड़ते हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी किस तरीके से फेल साबित हो गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में जरूर कामयाबी हासिल की, लेकिन विधानसभा चुनाव में नहीं चल पाई। वही 2 लड़के अब दिखाई दिए बिहार विधानसभा चुनाव में, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। तो क्या एक ये हम कहें कि राहुल गांधी का बैड खराब वक्त चल रहा है, मानसी, एक राहुल गांधी का खराब समय चल रहा है, या फिर मोदी की लहर जो है वो अभी भी बरकरार है? लोग कह रहे थे कि नहीं अब तो लहर धीमी हो गई, खत्म हो गई, वो अभी भी बरकरार है। देखो अब्दुल, ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी का टाइम बेकार चल रहा है। हम हाँ ये जरूर कह सकते हैं कहीं ना कहीं मोदी लहर चल रही है, क्योंकि जनता विकास चाहती है, जनता देखती है कि चारों तरफ विकास हो रहा है। यूपी देख लो, दिल्ली देख लो, दिल्ली विधानसभा में 27 साल बीजेपी की वापसी हुई, किस लिए वापसी हुई? कहीं ना कहीं जनता विकास चाह रही थी, और सेम वही करके अब बिहार को देख लो, बिहार में जनता विकास चाहती है, तो कहीं ना कहीं देखो बीजेपी की लहर है और जनता को बीजेपी पर पूरा भरोसा है, खास करके मोदी जी पर भरोसा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
और कहीं ना कहीं देखो जैसे रोजगार की बात कर लो, रोजगार भी उन्होंने दिया है और महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने योजनाएं निकाली है और ये योजना काफ़ी हद तक उनकी सही भी साबित हुई है। तो ये कह सकते हैं कि मोदी लहर इस वक्त चल रही है। लेकिन एक तरफ 194 का आंकड़ा, एक 200 के पास पहुंचती हुई एनडीए बिहार के अंदर, दूसरी तरफ महागठबंधन 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है, 44-45 के बीच अभी जाती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा अंतर ये नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, क्योंकि जिस तरीके से एक बेसिक होना चाहिए कि 182 अगर वोट आ भी जाते हैं तो आप सरकार बना लेते हो, लेकिन ऐसे में 243 सीट्स हैं और आपका जो आंकड़ा है बीजेपी का या यूँ कहें एनडीए का जो आंकड़ा है वो काफ़ी 180-190 से ऊपर जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि महागठबंधन की जो सीटें हैं वो 50 से भी ज़्यादा एवब नहीं जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अब्दुल ये जाहिर कर रहे हैं कि जो जनता है वो पूरी तरह से एनडीए गवर्नमेंट के फेवर में है, उनके जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो डेवलपमेंट सरकार ने इतने सालों में किया है उसको फेवर दे रहे हैं वहां की जनता। और विधानसभा चुनाव ने ये प्रूफ कर दिया है कि बिहार की जनता भी चेंजेस चाहती थी, क्योंकि जब भी अब्दुल एक चीज़ देखने को मिलती है कि अगर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो तो उसमें देखने को मिलता है या तो सरकार बदल जाती है या तो सेम सरकार फुल फ्लैश आती है। तो इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो ये प्रूफ कर दिया कि फुल फ्लैश बीजेपी के सपोर्ट में है। ठीक है विश्वेश्वर, एक चीज़ और है, एक और किरदार है प्रशांत किशोर। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट पड़ा है कुछ या नहीं? देखिए, प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट उन वर्गों में पड़ा है जो संभ्रांत वर्ग था, जो एजुकेटेड था, या फिर पलायन की जो बात कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं वो गरीब वर्ग उनसे जुड़ता हुआ नहीं नज़र आया। जो एजुकेटेड जो समाज था, जो साक्षर समाज था वो जुड़ा। बाकी जो मेजॉरिटी जो है बिहार की जनता वो कहीं ना कहीं उनसे नहीं। शुरुआत में 4 सीटों पर आगे चल रहे थे, अभी का आंकड़ा भी क्लियर नहीं है कितनी सीटों पर आगे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर 2 सीटें भी प्रशांत किशोर को मिल जाती हैं ये उनके लिए बेहतर रहेगा? जी बिल्कुल बेहतर रहेगा। अब नई पार्टी है, नया संगठन है, चीज़ों ये सब संगठन नई पार्टी संतुष्ट होंगे? संतुष्ट तो नहीं होंगे, संतुष्टि तो नहीं होगी। जितना 3 साल से उन्होंने मेहनत की, गांव-गांव जाकर पदयात्रा किया, तो संतुष्ट तो वे नहीं होंगे। लेकिन एक और चीज़ है कि प्रशांत का हम इंटरव्यू देख रहे थे, प्रशांत ने कहा कि अगर 2 या 4 हमारे विधायक आ गए तो हम उनको फ्री छोड़ देंगे, उनको जहां जाना है चले जाएं, यानी कि वो एनडीए जाए या फिर हाँ नहीं बिल्कुल। शुरुआत में जो प्रशांत किशोर की तरफ से लग रहा था कि शायद वो अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो उनकी तरफ से थोड़ा सा रुझान कम होता गया, क्योंकि उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फिर बाद में लगा कि शायद प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं ये समझते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा पहला चुनाव है और पहले चुनाव में हम शायद सरकार नहीं बना पाएंगे, इस वजह से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं हमारी पार्टी से वो चुनाव लड़ लेंगे, मैं फिलहाल चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पिछली बार के मुकाबले एनडीए 70 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और महागठबंधन 70 सीटें के नुकसान पर है। तो ये एक बड़ी बात है, मतलब वो 70 सीटें वही हैं जो एनडीए के खाते में हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जो आपको आंकड़ा बता रहा था, एक तो फ्रेंडली फाइट ये ले डूबेगी महागठबंधन को, फ्रेंडली फाइट इनको नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरा जो सीटों का बंटवारा देर से हुआ, टिकट का बंटवारा देर से हुआ, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली जो रणनीति शुरू से ही ये नहीं बना पाए थे। और क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, उनसे पूछा गया कि बीजेपी में आखिर ऐसा क्या है जो सभी को सीखना चाहिए, तो उन्होंने एक बात जरूर कही थी और स्वीकार भी की थी ये बात कि भारतीय जनता पार्टी वो है कि उनका एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है। तो जिस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे काम कर रहा हो तो कहीं ना कहीं रणनीति तो उनकी ठोस है और ग्राउंड पे उनके हर तरह से मजबूती है। तो कहीं ना कहीं रणनीति में कमी दिखाई दे रही है। रणनीति में कमी है। जितेंद्र जी, एक और चीज़ है, प्रशांत किशोर का हम जो जिक्र कर रहे हैं, पिछले चुनाव से इस चुनाव में महागठबंधन को बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र आई है। पिछला चुनाव में कई ऐसी पार्टियां जो उनके साथ खड़ी थी जो आज एनडीए के पास में हैं। तो ये चुनाव महागठबंधन के लिए तगड़ा था, टफ था, लेकिन क्या वो पार्टीज एनडीए में जाने के बाद उनको फायदा हुआ है? जो अभी जिक्र कर रहे थे पुष्पेंद्र भी, चिराग पासवान ने ज़्यादा सीटों की मांग की और इस समय 19 सीटों पर आगे चल भी रहे थे, तो वो उनके लिए तो फायदे का सौदा ही रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान पिछली बार लोगों की नज़र में ये थे कि बीजेपी के बी टीम है, वो सारी जगह खड़े कर दिए थे और काट लिए थे, क्योंकि बिहार में जो 6% वोट है पासवान का, उसी वोट की बदौलत वो अपना कद बढ़ाए हुए हैं। चलिए एक बड़ी खबर से शुरू करा ले। बिहार चुनाव में बड़ा उलटफेर, छपरा में पिछड़ गए हैं खेसारी लाल यादव। छपरा में खेसारी लाल यादव पूरे तरीके से
पिछड़ गए हैं 3000 वोटों से, उससे भी ज्यादा वोट पीछे हो गए हैं। वैशाली से जेडीयू की मजबूत बढ़त नजर आ रही है। हाफ सेंचुरी पर महागठबंधन अटक गया है। महज 44 से 45 सीटें हैं जो महागठबंधन के पास इस समय नजर आ रही हैं। 193 या फिर 94-95 तक जा रहा है एनडीए। तो बड़ी ये अहम खबर है, ये वाली भी खबर बड़ी है, इस पर भी एक नजर डालिएगा और अपनी बात भी पूरी कीजिएगा चिराग को लेकर। चिराग जो है इस बार वो भ्रम दूर कर दिए जेडीयू का कि भाई हम आपसे अलग हैं। अलग नहीं है, हम आपके साथ हैं, साथ काम किए और छठ में भी नीतीश कुमार उनके घर पे गए, प्रसाद खाया। तो ये सब चीज़ें भ्रांतियाँ उन्होंने दूर कर ली थी। और इस बार सीट के बाद था कि सीट हमको वो मांग रहे थे करीब 45 सीट, लेकिन 45 सीट नहीं दिया। अमित शाह ने मैनेज करके उनको चलिए थोड़ा सा लाइटर नोट पर चलते हैं। और लाइटर नोट पर इसलिए जा रहा हूं मैं, हम न्यूज रूम में जरा देखते हैं विश्वेश्वर एक हमारे न्यूज रूम में सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव है, उनके साथ बड़ा डिस्कशन करते नजर आए थे बिहार चुनाव को लेकर। मैं बुलाऊंगा जरा सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव को, अभिषेक को। अभिषेक जरा आइए, जरा इधर आप आइए, हमारे पास आइए जरा। और अभिषेक और विश्वेश्वर की बहुत ज्यादा दरअसल जुगलबंदी कह लीजिए बिहार चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा चलती रहती थी। आइए जरा अभिषेक, आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए अभिषेक आइए। और अभिषेक और विश्वेश्वर, अब ये बताइए जरा, आप दोनों जब डिस्कशन करते थे क्या डिस्कशन होता था और क्या उस विचार विमर्श जो किए आप लोगों ने उसका नतीजा कुछ निकला या नहीं निकला? बताइए, दोनों लोग बताइए जरा। जी हमारी डिस्कशन यही होती थी, बिहार में कौन आ रहा है, किसकी सीटें आएंगी, कौन जीतेगा, कौन किसके पक्ष में रहता था। जी मैं तो एनडीए के पक्ष में रहता था। वाकई में? अभिषेक भाई राजद के पक्ष में। तो आरजेडी के पक्ष में रहते थे। आरजेडी तो फिसल गई पूरी तरीके से। अब ये तो जनता जानती है क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन आप तो बिल्कुल पक्ष में रहते थे, बहुत बुरा लग रहा है आपको? अब जो है जनता के हाथ में था। जनता के हाथ में था। अब वो डिस्कशन में आप एनडीए के पक्ष में, तो आप तो खुश ही रहेंगे। हाँ सर, मैं तो खुश हूँ, सुबह से ही खुश हूँ। हाँ सर, मैं तो यहाँ पार्टी करेंगे आज तो आप मिठाइयाँ वगैरह लेकर मंगवाएंगे? जी निश्चित रूप से। बल्कि हमारे गाँव में तो पार्टियाँ शुरू हो गई हैं, अभी मिठाइयाँ बट रही हैं पार्टी, और यहाँ पर भी अब शुरू हो जाएंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखिए पार्टीज होने वाली है। विश्वेश्वर क्या खिलाएंगे आप मिठाई में? सर मिठाई मैं लड्डू खिलाऊंगा सर, लड्डू खिलाऊंगा। जितेंद्र जी, लड्डू की तैयारी हो रही है? लड्डू तैयारी तो बिहार में पहले से ही हो रही है। और आज विशेषकर अगर हमें यहाँ खिलाते हैं तो बहुत खुशी होगी कि बिहार, एक नया बिहार यहाँ भी है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जो आरजेडी के दफ्तर में सुबह से लड्डू बने हैं उनका क्या होगा? वो अभिषेक बताएंगे कि वो कहाँ जाएगा। हाँ, क्योंकि शुरू से ही सुबह से ही दोनों एनडीए जीत गई, इसकी खुशी में लड्डू खा लेंगे वो आरजेडी वाले, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि सुबह से ही दोनों खेमे जो थे, आरजेडी की बात करें या फिर जेडीयू की, दोनों के दफ्तर, क्योंकि एग्जिट पोल अलग आए थे। हाँ, दोनों ही दफ्तर में सुबह से ही तैयारियां चल रही थी और लड्डू बनाए जा रहे थे और खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा था। लेकिन असल में खुशी किसके खेमे में ज्यादा जा रही है, वो अब नतीजे आ रहे हैं धीरे धीरे तो पता चल रहा है। एग्जिट पोल ने तो चीजें दूर कर ही दी थी, लेकिन एग्जिट पोल का फिर भी एक ये होता है कि भैया आकलन है, कयास लगाए जा रहे हैं, स्पष्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज है, ये गंभीर बात है कि कई वक्त से हम ये देख रहे हैं कि एग्जिट पोल बहुत ज्यादा विपरीत जा रहे हैं, एग्जिट पोल नहीं बन पा रहे हैं। ये जो एजेंसीज हैं उन पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठाते हैं। हाँ, इस बार एग्जिट पोल में हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि एग्जिट पोल ये तो दिखा ही रहे थे कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन साथ में ये भी दिखा रहे थे कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन वो भ्रम दूर हो गया, शायद आरजेडी को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। नुकसान बहुत हो रहा है जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं नुकसान तो देखने को मिला है। अगर पिछली बार की बात की जाए तो तकरीबन 80 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तकरीबन आंकड़ा था। अब देखिए घटकर अगर 32 रह गया तो कहीं ना कहीं सीधे 50 सीटों का अंतर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जहां फिलहाल 6 पे चल रही थी, अब देखिए वो भी 4 पे आके कहीं ना कहीं सिमटते हुए नजर आ रही है। ऐसे में पूरे महागठबंधन की बात की जाए, जो सुबह तक 48-49 पे चल रहा था, अब अगर 42 पे आ रहा है तो सवाल तो खड़े होंगे कि आखिरकार आपने जो इतनी रैलियां की, आपने यूपी से इतने सारे प्रचारक बुलाए, दिल्ली से प्रचारक बुलाए, तो उनका असर कहां देखने को मिला? और फ्रंट फुट पे जिस तरीके से राहुल गांधी भी खेलते हुए नजर आ रहे थे, उसका भी कोई खासा असर देखिए अब देखते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज यही है कि जो रैलियां की गई, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी का जिक्र कर रहे थे पुष्पेंद्र भी, कि भाई आप भीड़ ले आते हैं, भीड़ को वोटों में तब्दील क्यों नहीं कर पाते? उनका सबसे बड़ा कारण है कि आपसी मनमुटाव जो है पूरे फील्ड में दिख रहा था। राहुल गांधी वोट यात्रा कर रहे थे, उस वक्त ही आरजेडी जो है पीछे हट गया था, फिर बाद में मिला। इस तरह से कई जगहों पे आपको रैलियां करने में भी राहुल और तेजस्वी, भले तेजस्वी एक दिन 17 रैलियां की हों, लेकिन राहुल के साथ वो बहुत कम शेयर किए, मंच शेयर किए। तो ये जनता को दिख रहा था कि आपस में लोगों का ये नहीं है। दूसरी बात कि जो
क्या नाम, तेजस्वी रन करके निकला था, तेजस्वी प्रण निकला था, उसमें सिर्फ तेजस्वी थे, वहाँ पर कांग्रेस कहीं नहीं थी। तो जो उनका जबकि बीजेपी का एनडीए का जो एक संकल्प पत्र निकला था वो सामूहिक रूप से था कि वो मिल के किए थे, यहाँ पर काफ़ी था। उसके बाद फिर वो उप मुख्यमंत्री के नाम पे विकास पार्टी जो है, विकास पार्टी के जो हैं सहनी, वो ये अड़ गए। तो उस सारा कुछ देख रहे थे, लोग मान मनोबल में ही अपना समय व्यतीत कर दिया। वीआईपी भी पूरी तरीके से यहाँ पर धराशायी हो गए। पिछली बार जो है, पिछली बार भी एनडीए आगे बढ़ी थी, लेकिन पिछली बार जो भ्रांतियाँ हो गई थी इसलिए थोड़ा कम सीट था, लेकिन इस बार बीजेपी जो बड़े भाई के रूप में आ गई है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बड़े भाई के रूप में जब आ गई है ना, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उसका लेकर बहुत अब आगे भी कयास लगाया जाएगा, कुछ रणनीतियाँ बनेंगी। रणनीति बनेगी। इस चुनाव में सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है, जो प्रशांत किशोर पहले आए थे कि हम किंग मेकर हैं, वो किंग मेकर नहीं बन पाए। ठीक है। और अपना धरातल भी खो दिए। जो अपना उनका ये था, लोग सोचते हैं कि हम वो जाकर दूसरी जगह सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने होता, अपनी पार्टी को बचा नहीं पाए। दूसरा राहुल गांधी भी सोच रहे थे कि हम इसका लाभ लेकर बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं 26 में, उसका लाभ लेंगे। इस चुनाव का सबसे बड़ा लाभ जो है बीजेपी को मिला है कि वो बीजेपी वहाँ बंगाल में भी अपना कदम बढ़ाएगी। और बंगाल के अलावा अब यूपी का जिक्र करें, 2 उप मुख्यमंत्रियों की हमने अभी बाइट सुनाई, बयान सामने आए, वो ये दर्शा रहे हैं कि भाई अब बिहार के बाद यूपी की बारी है, यूपी में भी तैयारी पूरी तरीके से बीजेपी कर रही है। बीजेपी पूरी तरह अपनी रणनीति पे चल रही है। आपने देखा होगा कि जो बिहार में चुनाव हुआ उसमें यूपी के काफ़ी भागीदारी रही। सीएम योगी जो है सारी जगहों छोड़कर वो बिहार में अपना किए, और सबसे बड़ा था कि वोटों का ध्रुवीकरण उन्होंने कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा लोगों को काफ़ी छू गया दिल से, ये सबसे बात है। अच्छा, एक ये नारे जो है बटोगे तो कटोगे, वो भी एक इम्पैक्ट उसका रहा है। हाँ, देखिए इम्पैक्ट तो रहा है, उसका रहा है इम्पैक्ट, लेकिन अगर सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसी का अगर आप बात करें इम्पैक्ट की, तो वो नीतीश कुमार के 20 वर्षों की काम की रही है। आप अगर बिहार में देखें तो काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत जो सुविधाएं हैं ग्रामीण स्तर पर, चाहे वो जल हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, ग्रामीण स्तर पर ये सब चीज़ें आपको चेंज दिखती हैं अगर आप वहाँ जाते हैं। चाहे एम्स जैसा संस्थान हो, IIT जैसा संस्थान हो, वो टॉप 100 में आते हैं, टॉप 100 के देश के संस्थानों में अपनी रैंकिंग में अपनी जगह बनाते हैं। नए एयरपोर्ट्स हो, पटना मेट्रो हो, ये सब सारे चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें नीतीश के कार्यकाल में ही हुए हैं, तो इसका फ़ायदा उन्हें मिलता दिखा है। अच्छा, ये जाहिर तौर पर ये मिल रहा है। और एक और चीज़ है जितेंद्र जी, हम ये देख पा रहे हैं तमाम तरह की चीज़ें ये जो नज़र आ रही है। आपने प्रशांत किशोर का जिक्र करा, आपने चिराग पासवान का जिक्र करा। अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां या फिर बिहार में नीतीश कुमार की नीतियां, उन दोनों को कंपेयर किया जाए, किस पर ज़्यादा भरोसा जताया गया है? भरोसा उस तरह से तो पीएम मोदी पे रहा, क्योंकि पीएम मोदी की नीतियां जो है, जो भी सेंट्रल जो भी स्कीम चल रही है, सेंट्रल को सबको फ़ायदा मिल रहा है। नीतीश भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। पहले वाली बात नहीं है कि नीतीश अलग हो गए फिर भाग गए। आपको याद होगा कि 2014 के समय नीतीश ने अपना ये क्या नाम, नरेंद्र मोदी के आने के कार्यक्रम में उन्हें विघ्न डाला था। उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी आएंगे तो हम चुनाव नहीं आएंगे, और अपना जो भोज था कैंसिल कर दिया था। लेकिन आज वो नहीं, आज हर जगह प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की केमिस्ट्री दिख रही है। बड़ी खबर, आज शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि 6 बजे पीएम जाएंगे बीजेपी मुख्यालय, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मतलब साफ है, जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हमने देखा है जब भारतीय जनता पार्टी की किसी भी विधानसभा में जीत हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मुख्यालय जाकर जनता को बधाई देते हैं जीत के लिए, और जाहिर है कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो शेड्यूल प्रधानमंत्री का आ गया है सामने, 6 बजे जाएंगे बीजेपी मुख्यालय। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें आज शाम 6 बजे जो है बीजेपी के मुख्यालय पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी।
बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता दें पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज शाम 6 बजे बीजेपी के मुख्यालय जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें तमाम रुझानों के बीच अब जो खबरें सामने निकलकर आ रही हैं, जहां पर अब पार्टी मुख्यालय प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, शाम को 6 बजे जो है मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो इस वक्त सामने निकल के आ रही है बिहार चुनावों से जुड़ी, जहां पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि छपरा में भी अगर बात की जाए तो पीछे चलते हुए कई सारे लोग नजर आ रहे हैं। खासतौर पे केसारी लाल यादव की बात की जाए तो वो भी पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रचंड बहुमत जो है वो अगर बात की जाए तो एनडीए के खेमे में आते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद अब जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसी के साथ शाम 6 बजे जो है बीजेपी के मुख्यालय भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। आपको बता दें तमाम रैलियां जो है पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने की है। कई सारे दौरे जो है प्रधानमंत्री के बिहार के अंदर लगे, कई सारे करोड़ों रुपए की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता को दी थी। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी यहां पर संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर शाम 6 बजे जो है प्रधानमंत्री मोदी आज बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं और वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की प्रचंड बहुमत जो है वो यहां दिखते हुए नजर आ रही है। बात की जाए अगर एनडीए की तो देखिए तकरीबन 196 सीटों पर जो है बीजेपी आगे चल रही है। ऐसे में महागठबंधन को कहीं ना कहीं करारी हार का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि देखिए पिछली बार की तुलना में बात की जाए तो कई सीटों का अंतर जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। फिलहाल के अगर रुझानों की बात की जाए जिस तरीके से निकल के सामने आ रहे हैं, मात्र 41 सीटों पर जो है महागठबंधन से आगे चल रही है। वहीं एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 196 सीटों पर आगे चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं असर जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें तारापुर से जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, और अगर तेज प्रताप यादव की बात की जाए तो महुआ सीट से वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की इस प्रचंड बहुमत के आंकड़े को अब इस चीज को दर्शाता है कि इस तरीके से खासा उत्साह भी जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अंदर और नेताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। और इसी को कहीं ना कहीं अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को आज नजर आ सकते हैं। तो पार्टी कार्यकर्ताओं को देखिए आज जो है प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए इस जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की। ये जीत है बिहारियों के अरदास की। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा भी कि जब तक पूर्वांचल राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और एक नीतीश कुमार जी जैसा जनता को और जनता की सुविधा के लिए खपा देने वाला मुख्यमंत्री, और देश के खजाने का लाभ सही मायने में लोगों को मिले, गरीबों को समर्पित है सरकार, ये कहते हुए मोदी जी का जो बिहार के लिए कार्य हुआ वो एक समय के बाद विश्वास बना है। तो अब एक तरफ बिहार जिंदाबाद, दूसरी तरफ आ गया तेजस्वी बाबू का शहाबुद्दीन जिंदाबाद। बिहार ने डिसाइड कर लिया, वो नारा नहीं था, वो परिचय था। तेजस्वी बाबू ने कहा कि हम तो जंगल राज थे, जंगल राज हैं, जंगल राज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा शहाबुद्दीन अमर रहे। बिहार ने डिसाइड कर लिया। बिहार के लिए बिहार जिंदाबाद, बिहार की माताएं बहनें जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, सड़कें जिंदाबाद, ब्रिज जिंदाबाद, गांव-गांव की गली जिंदाबाद, गरीब को अनाज इलाज जिंदाबाद। तो धीरे धीरे ना विश्वास, शासन करके विश्वास कैसे पैदा करते हैं, ये मोदी जी से और नीतीश जी से सीखना पड़ेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी। ये पांडव जो है ना कमाल है बिहार के। ये जो 5 दलों का गठबंधन हुआ वो अद्भुत है। और मैं जानता हूं मैं भी रुझान पर बोल रहा हूं, लेकिन रुझान भी मैं इस समय जब बोल रहा हूं तो 12:15 हो रहे हैं।
और 12:15 का रुझान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।